अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले तो आपको अपडेट करनी है जो इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ उसके नतीजे में अभी तक जो नंबर अब ऑफिशियली दिए जा रहे हैं वो 70 हैं कि 70 लोगों की शहादत हो गई है। लेकिन जो एनी शाहिद हैं वो बता रहे हैं कि हमने 150 से 200 के करीब लाशें जो हैं वो हमने हॉस्पिटल पहुंचाई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनको गायब कर दिया गया। पहले ये पूरा अहवाल बता दें, फिर पिछले व्लॉग में हमने 2 माइनॉरिटी ग्रुप्स की बात की, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हम कर लेंगे कि वो हमने क्यों जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि उनका जिक्र यहाँ पर कैसे आ गया। तो पहले ज़रा बातचीत सुन लीजिए जो अपडेट है जो इस पहली खबर की कि अभी तक की सूरत हाल क्या है। एक तो आखिरी खबरें जो हुकूमत की तरफ से या मीडिया जो रिपोर्ट करने की उसे इजाज़त है पाकिस्तान में, वो ये है कि 70 के करीब वहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं। ये तो हम बता ही चुके कि कल हॉस्पिटल में जब जख्मियों को और शहीदों को लाया गया तो हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर ख़त्म हो गए थे, जो इमरजेंसी थी पिम्स की वो फुल हो गई थी। और कुछ जर्नलिस्टों ने वाकई बड़ा दबंग काम किया, जिनमें एक अलीना शिगरी भी हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाके बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग की और लोगों के जो भी तासरात थे वो सब तक पहुँचाए। वो भी आपको आगे चल के सुनाते हैं। और वहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो बेयारो मददगार वहाँ पर खुले आसमान के नीचे ठंड में इंतहाई जख्मी हालत में पड़े थे, ना उन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, उस हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं थी। और इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी अब एग्जाम्पल्स सामने आ रही हैं। जैसा कि पता चल रहा है कि तरलई हमले में जख्मी होने वाले अम्मार नामी शख्स को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन पूरे अस्पताल में कोई ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं था जो अम्मार की कटी हुई रगों से खून रोक सके। मिलाकर 3 घंटे के बाद मरीज को लवाहकीन ने शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उनकी सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी बचा ले। अब यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर मैं एतराज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इमरजेंसी तो फुल थी। वहाँ पर जो डॉक्टर्स की मतलब उनके पास जो फैसिलिटीज़ थी, जितना नंबर ऑफ डॉक्टर्स थे वो मेरा ख्याल कलील नंबर है। वहाँ पर सहूलतों के बारे में तो हम आपको बता ही चुके कि स्ट्रेचर तक नहीं थे, मैयतें जो हैं वो ज़मीन पर पड़ी थी, ज़ख्मी ज़मीन पर पड़े थे। जब 150 से 200 अगर मैयतें आ रही हैं हॉस्पिटल में, एनी शाहिद जो क्लेम कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा दें कि एनी शाहिद क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं, किसने छुपाई हैं? भाई हमें छुपाई गई हैं क्या मतलब कि हमने खुद उठा के जब हॉस्पिटलों में लाई हैं तो अभी हमें क्यों नहीं दिखा रहे? कोई यहाँ से कोई गई हो, बाजी कितनी आवाम खड़ी हुई है, पूछे इनसे कोई यहाँ से डेड बॉडी बाहर गई है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? सुन लिया आपने, वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमने 150 से 200 लाशें खुद यहाँ से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट की हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें वो लाशें नहीं मिल रही। पहला मौका नहीं है, मुरीद के हो वहाँ पर लाशें गायब कर दी गई, 26 नवंबर हो उस दिन लाशें गायब कर दी गई, 9 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 25 लोगों को शहीद किया गया उनकी लाशें गायब कर दी गई। तो ये अब इस रजीम का पुराना वतीरा है कि ये लाशें ही गायब कर देते हैं। जब मैं हुकूमत में गया तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक पुलिस वाले से मेरी बातचीत हुई और उसने अपने पुराने तासरात या उसने एक स्ट्रेटजी बताई कि हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हुकूमत मुखालिफ किसी भी सूरत हाल में किसी की लाश गिर जाए तो जो डेड बॉडी है वो कभी भी वर्सा के हवाले तब तक नहीं करनी जब तक मेक श्योर नहीं करना कि फ़ौरन जनाजा हो जाए, क्योंकि ये पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रेनिंग में शामिल है कि अगर डेड बॉडी वर्सा को मिल गई तो वो उससे एहतजाज कर सकते हैं। इसलिए डेड बॉडी हर सूरत उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर भाव ताव किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को डाला जाता है, दूसरे लोगों की जो गारंटी है वो ली जाती है और ये कहा जाता है कि अब आप इसे फ़ौरन दफन करेंगे तब आपको मैयत मिलेगी। इसलिए अक्सर जब आप ये सोचते हैं कि मैयत नहीं दी जा रही तो उसके पीछे वो अंग्रेज़ बहादुर की, ब्रिटिश अंपायर के ज़माने की वो स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है जो आज तक इंप्लीमेंट की जाती है कि मैयत देने से पहले मेक श्योर कर लो कि उसके ऊपर कोई इकट्ठ ना हो, बड़ा जनाजा ना हो, कोई हुकूमत मुखालिफ या ब्यूरोक्रेसी मुखालिफ या आजकल आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स के मुखालिफ कोई काम ना हो। इसलिए ये लाशें ही गायब कर देते हैं। लाश होगी तो उसका जनाजा होगा तो लोग इकट्ठे होंगे और बाद में आपको याद है कि टाउट सहाफ़ी और ये रजीम के जितने भी आलाकार हैं वो टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं कि आप कहते हैं इतने लोग शहीद हो गए, कहाँ हैं लाशें? पहले लाशें गायब कर देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं कि कहाँ हैं लाशें। तो वाकया 1:42 पर हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तो 31 लोग शहीद हुए थे, उसके बाद 70 का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। बाकी तमाम चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब हमें ये पता चला है कि जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो शख्स था धमाका जिसने किया, इसका नाम यासिर वल्द बहादुर ख़ान है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इसने अपने आप के साथ बम बांध के अपने आप को उड़ाया और इसकी हिस्ट्री मिल गई है अब उन्हें कि अफ़गानिस्तान का सफ़र करता रहा है, मुतअद्दिद बार ये अफ़गानिस्तान गया है। ये अफ़गानिस्तान का शहरी नहीं है लेकिन मुतअद्दिद बार ये अफ़गानिस्तान गया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये जो हमलावर है इसका तल्लुक़ BLA से है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसका ताल्लुक तालिबान से है। गालिबान तालिबान ने तो एक अनऑफिशियल कह रहा हूँ अनकन्फर्म्ड किस्म की उन्होंने तो एक मजम्मत भी जारी की है, या मजम्मत तो आप उसे नहीं कह सकते लेकिन कम से कम अनकन्फर्म्ड उन्होंने एक न्यूज़ लेटर किस्म का जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस धमाके को हमने नहीं किया। अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्कुलेट कर रहा है। बहरहाल हमलावर की वो कह रहे हैं कि हमने शनाख्त कर ली है, ट्रैवल हिस्ट्री भी उसकी निकाल ली है। हुकूमत के मुताबिक हमला BLA की दहशतगर्दी है और बैरूनी स्पॉन्सरशिप के शवाहिद मौजूद हैं, मतलब कि इसमें फितनातुल हिंदुस्तान वाला एलिमेंट ही
जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा और बताया जाएगा। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है। आईजी इस्लामाबाद के कज़न भी शोधा में शामिल हैं। ये हुकूमत की तरफ से जो टिकर्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी की गई है। अब जरा ग्राउंड पर जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जैसे अलीना शिगरी साहबा ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, उनकी जो ग्राउंड पर बातचीत हुई है या जो ग्राउंड से वो सूरत हाल दिखा रही हैं, वो जरा ये देखिए। अपनी मदद आपके तहत यहाँ से तमाम जो है यहाँ पर लोगों को मूव किया जा रहा है। यहाँ से अभी जाके 20 मिनट तक यहाँ पे आप उनकी हालत दिखाएं। जो जख्मी हैं वो इस वक्त 20 मिनट खुले आसमान के नीचे इस मौसम में वो यहाँ पर पड़े हैं 20 मिनट तक। सबसे जो बड़ा मसला हमारे लिए है कि हमेशा मीडिया ये यहाँ से तो वो बुला लेते हैं लेकिन चलाते नहीं है मादरत से। हमारा मीडिया जैसे यरगमाल बनाया हुआ है या यरगमाल बन गया, बिक चुका है। यकीन करें, ये जो आज हम लाशें उठा रहे हैं, जो हमारे मुल्क का ये हालात हैं, ये फकत मीडिया की वजह से हालात हैं। क्योंकि आप हक सच क्यों नहीं बोलते? वक्त का कोई भी अगर यजीद है, कोई भी है, तो हमें हक बोलना चाहिए। और ये कैसे इतनी लाशें गिरी, कैसे इतने जख्मी हुए, देख लिया आपने। तो ये सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। ये हम आपको बता चुके हैं कि यानी शाहिद कह रहे हैं कि 150 से 200 बंदे शहीद हुए हैं और उनकी लाशों को उन्होंने अपने हाथों से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया है। इसकी अब वीडियो के ऊपर गवाही जो है वो मौजूद है, हम आपको सुनवा भी चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो लाहौर के कुछ मनाजर आपको बताते हैं। लाहौर के अंदर जो ठुमके वो तो लगते ही रहे, दानिश्वर भी ठुमके लगाते रहे। उसके साथ साथ जो वुज़रा हैं हुकूमत की, वो रात के 8-9 बजे तक पतंग उड़ाते रहे या उड़ाती रही। मतलब ये 1:42 पर ये धमाका हुआ। आप ये कह लीजिए कि 2:30 तक सभी को पता था। अगले आधे पौने घंटे में, 45 मिनट्स में या घंटे में पूरी दुनिया को पता था कि वहाँ पर इतने लोग शहीद हो गए, इस तरह का धमाका हुआ। बल्कि इनके ज़ाहिर वुज़रा ने भी बयान दे दिया उस धमाके के ऊपर। उसके बावजूद जो लाहौर के अंदर ठुमके थे और लाहौर के अंदर जो पतंग उड़ाना था, लाहौर के अंदर जो खेल तमाशा चल रहा था, वो सारे का सारा जारी रहा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक और हकीकत रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा ने ये कहा था कि अगर रोटी और शऊर हो तो जाहिर है रोटी की तरफ जाना है, तो शऊर से पेट तो नहीं भरता। आज मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ। किसी शख्सियत को जिसको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और शायद मैं भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हूँ कि उनके दिमाग के अंदर शऊर होना चाहिए, या मेरी भी जिम्मेदारियों के अंदर दोस्त होने के नाते ये शामिल कि मैं भी उन्हें कोई शऊर देता। आज मैंने तस्वीर में देखा कि वो भी बसंत में वो भी शख्सियत पहुँचे हुए थे। और हालांकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये जो मौजूदा रजीम है, इसने उनकी ज़िंदगी को ज़ाती हैसियत में तबाह कर दिया। मैं वो जो शख्सियत पहुँचे हुए थे उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि उनकी ज़ाती जो उनकी अपनी ख़ानदानी ज़ाती ज़िंदगी है उसको मौजूदा रजीम की पॉलिसियों ने तबाह करके रख दिया। उनका जो भी मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से, या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर उनके और उनके ख़ानदान का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से उनके ख़ानदान को तख्ता मश्क बनाया। उनका ख़ानदान तितर बितर हो गया। उनका जो ख़ानदानी स्ट्रक्चर है वो तकरीबन टूटने वाला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग उन्हीं के ख़ानदान में से जो हैं वो इस पूरे जो सेटअप इस वक्त चल रहा है उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो उन चीज़ों के ऊपर सरनगू नहीं हो रहे जो आसिम मुनीर और उनके साथी कर रहे हैं। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मेरी उनसे बात भी हुई। फिर मैंने उनसे पूछा तो जो उनके जवाब थे उससे मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि उनको शायद इल्म ही नहीं कि वो ये क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये एक फेस्टिविटी है और उनको ये नहीं पता कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पीछे किसी की इंटेंशन और है। कभी भी बसंत इतनी सर्दी में नहीं होती, सबको पता है। और 8 फरवरी को ही उसे अनाउंस करना, जब पीटीआई का एहतजाज पहले से अनाउंस था, मेन एक पॉलिटिकल गिमिक्स के लिए एक सर्कस लगाई और उसमें ऐसे लोग भी कई हुए, चंद हज़ार लोग हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ये चंद जो अशराफिया में से लोग हैं उनके लिए उनके ठुमके धूम जो ढोल ढमक्का है वो इतना इंपॉर्टेंट था कि जो 150 से 200 लाशें हैं वो भी उनको नहीं रोक सकी। अब आगे जो सीनियर वजीर हैं पंजाब की मरियम औरंगजेब फॉर्म 47 की, वो ये कहती हैं कि अगले 2 रोज़ लाहौर में बसंत की निजी सरगर्मियाँ इसी तरह जारी रहेंगी। मीन बसंत को हम नहीं रोक रहे, बसंत जारी रहेगी। सिर्फ जो मरियम नवाज़ ने 1-2 जगहों पर जाना था वो हमने कैंसिल किया है और बाकी ये सब कुछ जारी रहेगा। मतलब उन्होंने कहा है कि 150 से 200 लाशें गिर गई हैं तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बसंत जो है वो जारी रहेगी। उसके अलावा भी जैसे हमने आपको फुटेज भी दिखाई है, रात गए तक 8-9 बजे तक, जब तक टेलीविजन भी ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट करते रहे, वो भी बसंत मनाने के ऊपर लोगों को जो है वो इनवाइट करते रहे। और इनके भी तमाम के तमाम जो वज़रा थे, मुशीर थे, वो भी तमाम के तमाम जो हैं वो इसमें शामिल रहे। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि सूरत हाल ये थी कि ना स्ट्रेचर थे, लोग जो हैं वो बाहर बेयारो मददगार पड़े थे, डॉक्टर पूरे नहीं थे। जब एक कौम की यह हालत हो तो आप फिर उसके बाद उसे कौम कहें, मेरे ख्याल में तो हजूम है। फिर उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो शायद जायज़ ही हो रहा है। मेन एक बड़ा सूबा, कल मैंने एक बात भी की, उस पर बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी किए, कुछ जो मेरे जानने वाले उन्होंने मैसेजेस भी भेजे। तो लेट मी शो यू वन ऑफ द मैसेजेस जिन्होंने मुझे पूछा कि आपने इसमें उर्दू स्पीकिंग का कहाँ से जिक्र कर दिया, क्यों कर दिया, और आपने शिया कम्युनिटी का कहाँ से। तो 2 चीज़ें पहले मैं क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन है, माइनॉरिटी अक्सर गैर मुस्लिम्स को हम समझते नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर जटों की बहुत सारी किस्में हैं और उनमें गिल जो है वो माइनॉरिटी में है, जो मेरी ज़ात है।
बाजवे, चट्ठे, चीमे, ये ज़्यादा मेजॉरिटी में है पंजाब के जट्टों के अंदर। तो जहाँ भी नंबर कम होता है, ये मैं आम लोगों को तो पता है, ज़ाहिर है तमाम पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन मेरे सुनने वाले ज़ाहिर है गाँव के लोग भी हैं। तो माइनॉरिटी एक तो पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद पर भी क्योंकि उनका नंबर कम है तो उनको माइनॉरिटीज़ कह दिया जाता है, लेकिन हर वो ग्रुप जिनका नंबर कम हो उसको हम माइनॉरिटी कहेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी हैं वो मेजॉरिटी में हैं क्योंकि उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो पंजाब पे तो मैं खुल खिला के तनकीद करता हूँ, और कल भी पूरा व्लॉग जो था वो पंजाबियों की बेहिसी पर ही था, क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो इसलिए खुले दिल से ये बात कह सकता हूँ। अगर मैं किसी और कौमियत से होता तो फिर मैं अगर कहता कि पंजाबियों में बेहिसी है तो शायद फिर मुझे कहा जाता कि आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप सुबाइयत फैला रहे हैं, कौमियत फैला रहे हैं। इसलिए पंजाबी होने के नाते पंजाबियों के ऊपर मैं तनकीद कर सकता हूँ, कम अज़ कम ये मेरे लिए एक सेफ एरिया है। तो कल मेरा पूरा व्लॉग जो था वो पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स हों, चीफ सेक्रेटरी हों, वो भी पंजाब के गुज्जर हैं माशाल्लाह, गबरू जवान, या पंजाब की वुज़रा हों सारी की सारी, या पंजाब का पूरा जो सो कॉल्ड हमारे दानिश्वर हैं वो हों, मीडिया हो जो ग्राउंड के ऊपर जाहिर है। लेकिन मैंने दो ग्रुप्स के नाम क्यों लिए? वो इसलिए लिए कि एक तो टारगेट बना, जाहिर है शिया कम्युनिटी को टारगेट बनाया कि जो हमारे भाई हैं वो इसी मुल्क के उतने ही वो भी हिस्सेदार हैं जितना मैं हूं या आप हैं, और जाहिर है मुसलमान भाई हैं वो हमारे, वो भी, और उनकी वो भी जुमा पढ़ रहे थे अपनी इबादतगाह के अंदर, वो भी अपनी इबादत कर रहे थे जैसे कोई भी और इबादत करने का हक रखता है। तो इमाम बारगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर वो जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे और वहाँ पर उन पर हमला हो गया। अब मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि चलो पंजाब पे तो मैं तनकीद कर रहा था, सारी की सारी एक्सपोज भी कर रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर लाहौर जो पंजाब का गढ़ है, चले उनकी बेहसी तो मुझे फिर भी समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन चले मैं उस पर तनकीद भी कर रहा था, उस बेहसी को भी सामने रख रहा था। अब एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नंबर मुझे शिया मसलिक से बिलोंग करने वालों का मीडिया के अंदर नज़र आता है। अब वो तो पंजाबी नहीं थे ना, या उनके तो अपने मसलिक के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन मीडिया के अंदर मुझे कोई वो वाइब नजर नहीं आई। वो बिल्कुल दबाकर धूम धड़का कर रहे थे। तो मैं बेहिसी बता रहा था कि बेहिसी इतनी आगे चली गई है कि ना वो मसल की बुनियाद के ऊपर कोई रुक रहा है, उसके ऊपर ना कौमियत के ऊपर रुक रहा है। पंजाबियों के ऊपर तो मैं कर ही रहा था जो तनकीद कर रहा था, बीइंग अ पंजाबी मुझे अफसोस भी हो रहा था वो सब कुछ देख के, बेहिसी देख के। साथ फिर मैंने आपको बताया कि चले पंजाबी तो जो मीडिया हाउसेज होंगे समझ आ जाएगी कि भाई वो तो बेहिसी है, वो तो अपने लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं और चल रहा है। लेकिन उर्दू स्पीकिंग की मैंने इसलिए बात की थी कि वो भी तो खुद कम है नंबर में, जब मैं माइनॉरिटी के कह रहा हूं तो मतलब नंबर में कम है वो भी, उन्हें तो उनके हाथ तो नहीं पसंद हो रही थी ना, वो तो इस सफाकी का हिस्सा नहीं थे, तो उन्हें तो चेंज होना चाहिए था। उनके जो मीडिया हाउसेस के अंदर जो उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है उससे तो हमें को फर्क नजर आना चाहिए था। वहां से हमें उनको तो दे शुड हैव पुट देयर फुट डाउन कि भाई ये क्या बेहयाई है, हम नहीं चलाएंगे। तो अगर हम पंजाब वाले सफाकी और बेहयाई कर रहे थे माजरत के साथ, तो और लोगों को तो खड़ा होना चाहिए था ना, मीडिया में हमें नजर आता। तो इस वजह से मैंने इन दो, आप ये कहिए कि सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का जिक्र किया। उसको फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें उर्दू स्पीकिंग का जिक्र ही नहीं बनता था। मैं कोई अटैक किसी पे नहीं कर रहा था कि आपका जिक्र बनता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि लार्जली मीडिया के अंदर उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना तो सबसे तालीम याफ्ता यही तबका था, और मीडिया के अंदर उनका उस वक्त से इंपैक्ट है, आज तक भी है। मीडिया को जो भी लोग जानते हैं उनको इस बात का पता है कि कितनी ज्यादा उनकी प्रेजेंस है मीडिया के अंदर। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर पंजाब वालों का लेंस धुंधला हो गया है या वहां बेहयाई इस लेवल पे चली गई है, तो वही अपना रंग दिखाएं, वही आगे बढ़ के कहें कि यार इस जुल्म का हम हिस्सा नहीं बनते, वही टिकर चेंज करें, वही स्क्रीनें चेंज करें, वही चले ऐसा नहीं कर सकते थे तो ट्वीट ही करते वो साफी सारे बड़े बड़े नाम जो मीडिया के अंदर है कि भाई हम इस बेहयाई को कंडेम करते हैं जो इस वक्त टेलीविजन पर हो रही है। हम उन 150-200 जो लाशें जिनकी गिरी हैं उनके अजीजों के साथ, उनके जो बेचारे इस वक्त मातमी उनके लवाहकीन हैं उनके साथ हम खड़े हैं। तो ना मुझे वो नजर आए, ना मुझे शिया सेक्ट के अंदर से जो साफी थे उनमें से कोई इक्का दुक्का मैंने देखे जरूर जिन्होंने अपना मसलन मैंने देखे कुछ साफी, चले मैं नाम नहीं लेता, कुछ साफी देखे मैंने जिन्होंने फिर ट्वीट किए कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन एक या दो मिसालें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ज्यादा नहीं है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड जो मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि एक बड़ा लार्जर ग्रुप जो है जिसको मेजॉरिटी आप कह लें नंबर के एतबार से, वो तो बेहस हो गया। वहां पर तो जो ठुमके और इस चीज को वो समझते हैं, शरीफ खानदान बहुत देर से समझता है कि लोगों को पागल कैसे बनाना है। ऐसे ही तो नहीं 20, 25, 30 साल उन्होंने ये नारा चला दिया, स्लोगन चला दिया कि खाता है तो लगाता भी है। अब ये किसी भी बाशऊर जो सोसाइटी है उसके अंदर ये स्लोगन चल सकता है, लेकिन पंजाब में उन्होंने चलाया। अब उनकी बेटी खुलेआम कहती है कि शऊर से पेट थोड़ी भरता है। तो पंजाब का उन्हें पता है, पंजाब की नब्ज का उन्हें पता है अनफॉर्चुनेटली, और वो उसी से प्ले करते हैं। बट आई हैड हायर एक्सपेक्टेशंस कुछ और जगहों से, कुछ और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से, और कल उन्होंने भी मुझे शदीद मायूस किया। मुझे कुछ होता हुआ वहां से भी नजर नहीं आया, क्योंकि लाहौर के अंदर जो दानिश्वर है माजरत के साथ, उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है।
95% दानश्वर जो हैं वो वही करते हैं, वही सोचते हैं, वही लिखते हैं जो शरीफ खानदान चाहता है। 4-5% वहाँ पर लोग हैं, शायद ये भी बड़ा नंबर दे रहा हूँ, कुछ चंद नाम हैं उंगलियों पर गिनने वाले लाहौर के अंदर जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और लिखते हैं और अक्सर शरीफों की स्ट्रैटेजी से वो अपने आप को अलग रखते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपना रखते हैं। फजल रहमान साहब ने भी इन धमाकों की मजम्मत की और एजेंसियों की नाकामी, इसके ऊपर उन्होंने भी बात की है कि एजेंसीज की नाकामी है। आगे चलते हैं। वक्त आ गया है कि आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए। ये इस्लामाबाद में दूसरा हमला है जो किसी ने अपने आप को बम से उड़ाया है, जबकि आज इस्लामाबाद पुलिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की बजाय हाल ही में लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होने वाले अपने एक पेटीबंद भाई के लिए घर तलाश करती रही। नए जो आईजी आए हैं उनके लिए इस्लामाबाद के अंदर जो आईजी ने नए डीजी FIA आए हैं और पहले वो आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर, गालिबन उनकी तरफ अबसार आलम ये इशारा कर रहे हैं। अब अबसार आलम क्योंकि नून लीग के बहुत करीब हैं, जो डीजी FIA नए हैं वो मोहसिन नकवी के करीब हैं ज़ाहिर है, इसलिए मेरा ख्याल ये अब शरीफों के कहने पर या उनको खुश करने के लिए ये यहाँ पर साड़ पक रहे हैं। वरना इनको अगर यही आईजी जो है वो लगाए होते मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ ने तो इनको कोई इतराज़ नहीं होना था। आज भी इन्होंने बसंत की मजम्मत नहीं की, जो कुछ वहाँ हो रहा था उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि वो जो ठुमके शुमके थे उसके बारे में इनका कोई ट्वीट मजम्मत का कि 150 से 200 लाशें गिर गई हैं, इंसान के बच्चे बन जाएं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आगे चलते हैं जी। मार्च 2014 की बात है, ये फयाज शाह साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्च 2014 की बात है। नवाज शरीफ की रायवंड रहायशगाह के लॉन में एक बिल्ली ने मोर को हलाक कर दिया। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर वहाँ पर तैनात 21 पुलिस वालों में से 3 को मुअत्तल किया गया था। आज तरलई में शहीद होने वाले बहुत ही आम लोग थे। नवाज शरीफ के मोर की जान भी उनसे कीमती थी क्योंकि अभी तक किसी को मुअत्तल नहीं किया गया। ISI पर कोई जिम्मेदारी नहीं, आसिम मुनीर साहब ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, MI पर कोई जिम्मेदारी नहीं, IB पर कोई जिम्मेदारी नहीं, इस्लामाबाद पुलिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, स्पेशल ब्रांच पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हैं वो हैं जो शहीद हो गए कि वो खुदा न खास्ता वहाँ पर नमाज पढ़ने क्यों गए थे। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर वहाँ पर वज़ीर मोहतरम आए, उनसे सहाफ़ी ने अंग्रेज़ी में सवाल पूछा। मैं उनकी बिल्कुल तौहीन नहीं करना चाहता, अंग्रेज़ी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। मैं बिल्कुल, मुझे श्योर है कि तलाल चौधरी साहब बहुत अच्छी पंजाबी बोलते होंगे, उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, उर्दू भी बोल लेते होंगे, अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर आती नहीं तो वो बोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे। बहरहाल सहाफ़ी की भी ज़्यादती थी, उसने सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने उर्दू में, सवाल अंग्रेज़ी में किया, उन्होंने वापस उर्दू में जवाब देना शुरू किया। तो सहाफ़ी ने फिर पलट के कहा कि इंग्लिश में जवाब दें। वो शायद इसलिए हो कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तलाल चौधरी साहब को आइंदा एहतियात बरतनी चाहिए और कोई जितना मर्जी इंसिस्ट करे उनको उर्दू में बात करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। एक ज़ुबान के ऊपर अगर महारत नहीं है तो जानबूझकर अपने लिए या अपनी गवर्नमेंट के लिए मौकरी का बायस क्यों बनना। ये सुनिए ज़रा, ये इनकाउंटर वहाँ पर क्या हुआ। Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? Okay, English sir, please. Officer. This is not a failure. This is a backlash because we are the frontline state. We are protecting the word and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weak, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब मैंने आपको याद करवाना है कि 8 फरवरी के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर तो जो हड़ताल है उसको तो आपने कामयाब बनाना ही है, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई और उनके साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और जाहिर है बाकी काबरीन भी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में आप जहाँ भी हैं, एक तो कंप्लेन ये की जा रही है कि डिफरेंट शहरों के अंदर अभी तक मुनासिब इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसको कैसे कामयाब बनाना है। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए और लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको ज़रूर हर सूरत कामयाब बनाएं। अब ज़रा बात करते हैं इंटरनेशनली डिफरेंट जगहों के ऊपर ये एहतजाज हो रहे हैं। वाशिंगटन DC में भी हो रहा है, उसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर भी हो रहा है, उसके अलावा ब्रसल्स में, बेल्जियम में भी हो रहा है, लंदन में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है और भी दुनिया के बेशतर जगहों पर ये एहतजाज हो रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम जो एहतजाज हैं वो न्यूयॉर्क का हो, DC का हो, ब्रसल्स का हो, लंदन का हो, हर जगह की इन्फॉर्मेशन जो है वो वाज़े तौर पर मौजूद है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ पर भी आप मौजूद हैं या जहाँ भी आप पहुँच सकते हैं तो 8 फरवरी के एहतजाज में ज़रूर शिरकत कीजिए, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए ताकि एक मौसर पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जा सके। अब चलते हैं अगली खबर के लिए, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स खबर है लेकिन उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 2 हिस्से हैं इस खबर के। पहला हिस्सा तो ये है कि पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 पेशावर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। ये तरमीमी एक्ट क्या था? तरमीमी एक्ट ये था, सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर IG और चीफ सेक्रेटरी हैं किसी सूबे में भी, वो जब तक फेडरल गवर्नमेंट ना चाहे तो अमूमी तौर पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं कर सकती। देयर आर वेज, उसके शॉर्टकट या आप ये कहिए कि इनडायरेक्ट वेज हैं उसको चेंज करने के। अगर चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और उनकी असेंबली एडमेंट होकर उन्होंने चेंज करना है तो फिर वो IG वहाँ पर काम मुश्किल कर सकता है, चेंज हो सकता है। देयर आर वेज हमने सुजेस्ट भी किए थे गंडापुर साहब को कि वो क्या वेज हैं और
और अभी वाले चीफ मिनिस्टर साहब को भी करेंगे ज़रूर अगर वो चाहेंगे तो देर आर वेज कि आप कैसे जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के लगाए गए। तो जो सूरत हाल बन रही थी वो ये कि वो डीपीओ आरपीओ अपनी मर्जी से आईजी लगाते थे। पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में और दूसरे सूबों में भी चीफ मिनिस्टर जो होता है वो ग्रेड 18 एंड अबव के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके तबादले में उसकी सेवी होती थी। फिर हमने, क्योंकि हमारी हुकूमत ने ये सोचा था कि हमने किसी सूरत भी पुलिस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें सियासी अमल दखल को हमने ख़त्म करना है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर एक नया बिल पास किया गया जिसके मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था पुलिस की ट्रांसफर्स पर। लेकिन अब जो सूरत हाल चौधरी निज़ामुद्दीन ने बना दी उसमें वही जो आपने एक अच्छा काम किया था वो पीटीआई और